नमस्कार, पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पाठशाला में यहां सबकी क्लास लगेगी, यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा। आज पाठशाला में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। पाठशाला में बात होगी कि ममता की कसम गांधी परिवार की राजनीति खत्म करेगी क्या। आज पाठशाला में बात होगी कि राहुल गांधी का सियासी फ्यूचर क्या अब दीदी तय करेंगी। आज पाठशाला में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि किसान आंदोलन के चुनावी गणित में राहुल वर्सेस ममता ये कैसे हो गया। पाठशाला में बात होगी नए वेरिएंट से वैक्सीन के बूस्टर डोज का टाइम क्या आ चुका। ओमाइक्रॉन पर डबल डोज काफी है या फिर बूस्टर की आपको जरूरत। इन तमाम बातों पर बात होगी। और पाठशाला के आखिर में हिस्ट्री की क्लास में बात होगी हल्दी घाटी में महाराणा की प्रतापी तलवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। दो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस को किनारे लगाना चाहती हैं। ये बात भी बिल्कुल वाजिब है। ममता बनर्जी अब हाथ धो करके कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार के पीछे पड़ गई। आज क्या हुआ बताते हैं आपको। आज ममता बनर्जी मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिली। संजय राउत और आदित्य ठाकरे से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की। ममता मुंबई में सिविल सोसाइटीज के लोगों से भी मुलाकात उन्होंने की। मुंबई में ममता बनर्जी ने वो बातें कही जो राजनीति का रुख बदलने वाली। क्या क्या कहा ममता बनर्जी ने, उनको हर्फ बा हर्फ आपको समझाते हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई यूपीए नहीं रह गया है। बीजेपी की टीआरपी अब कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेस ही है जो बीजेपी की टीआरपी को हाई कर रही है। कांग्रेस जमीन पर उतरकर काम नहीं कर रही। कुछ ना करके सिर्फ विदेश में रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। ये तंज शायद राहुल गांधी की तरफ था। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप फील्ड में नहीं रहोगे तो बीजेपी आपको बोल्ड कर देगी, और अगर फील्ड में आप उतर गए हो तो बीजेपी हार जाएगी। ये उन्होंने संबोधित किया जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो अलग बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो नहीं कर पा रही है, लेकिन हम लोगों को मिलकर अब ये करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बेहतर विकल्प अगर कोई है तो संगठित रूप में वो सिर्फ हम लोग हैं। कांग्रेस से गाइड करने के लिए कहा था उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जब बात हुई थी तो कांग्रेस को कहा गया था कि आप एक गाइडेंस के लिए एक पैनल बनाइए। वो पैनल पहले अपनी स्टडी करे, चीजों को सुने, देखे, समझे, और उस पैनल के रिकमेंडेशन के आधार पर हम लोग अपनी आगे की राजनीतिक रणनीति को तय करें। लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुना। लेकिन कांग्रेस के ना सुनने को लेकर के वो सीधा आ गई ममता बनर्जी के निशाने पर। और 2024 में मोदी वर्सेस ममता हो, उससे पहले 2021 में सोनिया वर्सेस ममता होना तकरीबन तय हो चुका है, और कम से कम ममता बनर्जी की तरफ से यही परिलक्षित किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में लोगों से बात करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रीय दल साथ आए तो बीजेपी को जाना ही होगा। जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, टीएमसी वहां नहीं जाएगी, लेकिन जो क्षेत्रीय दल कमजोर हैं, टीएमसी और बाकी सहयोगी दल वहां पहुंचेंगे और उस पार्टी की सहायता की जाएगी। देखो सरोज जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें। हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है, क्लियर करेगा बैठ के। अब ममता बनर्जी ने और क्या क्या कहा है और उसके पीछे के आंकड़े क्या दिए हैं, ये भी आपको बताते हैं। ममता ने कहा तो सही कि अब कोई यूपीए नहीं, लेकिन ये कहना कि अब कोई यूपीए नहीं है यानी कि वो संगठन नहीं है, वो गुट नहीं है जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है और तमाम विपक्षी दल उसमें शामिल हैं मौजूदा वक्त में, ये तकरीबन कांग्रेस को किनारे लगाने वाला बयान है। क्योंकि यूपीए का मतलब ही विपक्ष में कांग्रेस की लीडरशिप है, और इसी लीडरशिप को ममता बनर्जी कांग्रेस से छीनना चाहती हैं और सीधा चैलेंज कर रही हैं। लेकिन ममता अपनी लीडरशिप वाला यूपी क्या बना सकती हैं, और अगर बना सकती हैं तो उसके लिए समीकरण क्या होंगे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको आंकड़ों के जरिए कुछ बताते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं मौजूदा यूपीए को लेकर के,
क्या उसकी मौजूदा यूपीए की समीकरण है, और अगर ममता की अगुवाई में यूपीए रहता है तब समीकरणें क्या बनेगी। इन टोटल कुछ करके बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूपीए की बात करते हैं कि यूपीए की जो मौजूदा समीकरणें हैं वो समीकरणें क्या कहती है। दरअसल मौजूदा यूपीए के अंदर पार्टी कितनी है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि कितना समर्थन इसमें है। पार्टियां यहां पर है सिर्फ 8, और इन 8 पार्टियों के साथ अगर आप लोकसभा सांसद की बात करते हैं, क्योंकि भाई आपको सरकार बनानी है तो लोकसभा में आपको बहुमत होना होगा। लोकसभा सांसद हैं 51। ये 2 आंकड़े आप ध्यान रखिए कि मौजूदा यूपीए में जिसको कि कांग्रेस लीड कर रही है, उस कांग्रेस लीडिंग यूपीए में 8 पार्टी हैं और 91 लोकसभा सांसद हैं। लेकिन वहीं अगर समीकरणें बदलती हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूपीए के ठीक सामने जो बड़ी चुनौती है उसकी बात कर लेते हैं। वो कौन है? वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए। लीड कौन कर रहा है इसको लीड कर रही है बीजेपी। अब एनडीए की समीकरणें क्या है ये भी आप जान लीजिए। एनडीए में पार्टियां कितनी हैं? एनडीए में पार्टियां हैं 11, लेकिन लोकसभा सांसद कितने हैं? लोकसभा सांसद कितने हैं? लोकसभा सांसद एनडीए में हैं 334। तो ये 2 समीकरणें आपने जान ली हैं कि भाई यूपीए में 8 पार्टियां हैं, 91 लोकसभा सांसद, एनडीए में 11 पार्टियां हैं और 334 लोकसभा सांसद। लेकिन अगर यूपीए का समीकरण बदला जाता है तो उस समीकरण को हम कैसे बदलेंगे ये आपको समझना होगा, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको यूपीए की मौजूदा समीकरण की बात कर दें यहां पर कि कितनी पार्टियां थी। 8 पार्टियां थी और 91 लोकसभा सांसद थे। ये एक चीज आपको बता रहे हैं। लेकिन यूपीए से अगर कांग्रेस को निकाल दिया जाता है तब क्या होगा, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। और पाठशाला में जिनको आप अमूमन देखते हैं, जो आपकी पाठशाला में क्लास लगाते हैं, सुशांत सिन्हा, वो क्यों नहीं आज शो में है और इस वक्त सुशांत सिन्हा कहां है, आपको ये चैप्टर भी हम लोग बताएंगे। कुछ ही देर में सुशांत हमारे साथ जुड़ेंगे और सुशांत से हम खुद जानेंगे और आप लोग भी जानेंगे कि आखिरकार पाठशाला में अगर हम लोग यहां पर है तो सुशांत कहां पर है। लेकिन आपको बता देते हैं कि मौजूदा जो यूपीए है, जो कि कांग्रेस लीडिंग यूपीए है, उसमें 8 पार्टियां यहां पर हैं और उसके अलावा 8 पार्टियों के अलावा 91 लोकसभा सांसद यहां पर हैं। लेकिन अगर प्रारूप बदलता है तो प्रारूप बदलने के बाद क्या होता है, उसके साथ साथ आप एक और आंकड़ा नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो अदर्स हैं कि भाई ये जो पार्टियां हो गई, यहां पर 19 पार्टी होगी, बाकी पार्टी क्या है, बाकी जो पार्टियां बचती हैं वो बचती हैं 18 पार्टी। उन 18 पार्टी के पास कुल मिलाकर कितने लोकसभा सांसद हैं? उनके पास हैं 116 लोकसभा सांसद। यानी अदर्स के पास में 18 116 का आंकड़ा है, यूपी के पास में 8 और 91 का आंकड़ा है, और एनडीए के पास में 11 और 334 का आंकड़ा है। अब यहां पर अगर समीकरणें बदली जाती हैं, इस यूपीए से अगर कांग्रेस को निकाल दिया जाता है, जो कि ममता बनर्जी सोच रही है, अगर कांग्रेस को यूपीए से हटा दिया जाता है तब समीकरणें क्या बनती हैं, आपको यह भी जानना चाहिए। अभी बताते हैं आपको कि यहां पर 91 से जो 53 सांसद कांग्रेस के हैं, अब देखिए कि 91 तो कुल थे, 53 उसमें कांग्रेस के सांसद हो गए। दोनों को हटा देते हैं तो बच्चे हैं आपके 38 सांसद। 38 ये हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी ये जो अदर पार्टीज हैं इनको अपने पाले में करने में कामयाब हो जाती हैं, इनको ये आश्वासन दे देती है कि अगर आप साथ में आते हैं तो हम लोग और बेहतर कर पाएंगे, तो इस 38 में 116 का जोड़ हो जाएगा और 116 का जोड़ आने के बाद मामला कितना बनेगा, 154 सांसदों का। यानी कि ये समीकरण बनती हैं तो 154 सांसद होंगे और साथ ही साथ पार्टियां कितनी हो जाएंगी, 25 पार्टियां हो जाएंगी। अब ये देखिए, अब आप पहले के यूपीए, जो यूपीए कांग्रेस के साथ है, और अगर जो दूसरा उसका यूपीए नाम हो सकता है, उसको कोई और नाम दिया जा सकता है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर राजनीति में बहुत आम आजकल हो चुका है, नए नए ल्यूक्रेटिव नाम ढूंढ के लाए जाते हैं। तो अगर यूपीए के कांग्रेस के साथ अगर रहता है तो 8 और 91 का आंकड़ा है, लेकिन कांग्रेस के बिना और अदर्स को साथ लेकर चलते हैं तो 154 सांसद हो जाते हैं और 25 पार्टी हो जाती हैं। ये आपको समीकरण हम समझा रहे हैं। लेकिन अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं
ये बातें आपको समझा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत लगातार जुड़ चुके हैं और पीछे देखिए न्यूज की पाठशाला उनके पीछे लिखा भी है। सुशांत, पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि पाठशाला में हम लोग यहां मौजूद हैं, सुशांत सिन्हा कहां हैं? सुशांत सिन्हा उस शहर में जहां पहुंचते ही कहा जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को मुस्कुराने की कोई वजह नहीं दे रही, क्योंकि ममता बड़ी ही निर्ममता से राहुल, सोनिया और प्रियंका वाड्रा का जो प्लान है उसको ध्वस्त कर रही हैं। और जो वो कर रही हैं वो दर्शकों को समझना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है 2024 के लिहाज से। अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं और उसमें अगर आप ममता एक तरफ देखते हैं जो कि धुरी बनी हुई हैं, दूसरी तरफ सोनिया है, तो इन दोनों को अगर आप मिलाकर देखिएगा तो इन दोनों के बीच 2024 है। ममता बनर्जी भी यही टारगेट कर रही हैं, सोनिया भी यही टारगेट कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी करने के लिए क्या कर रही हैं वो समझना चाहिए। तो अगर आप ये देखिएगा, आज मेरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, इसको मिटा मिटा के काम चलाना पड़ेगा। तो लखनऊ में हम जो है ये बोर्ड लेकर आए हैं, पाठशाला लखनऊ से आज लगा रहे हैं। तो ममता बनर्जी का जो प्लान है वो बड़ा सिंपल है। एक, कांग्रेस को रिप्लेस करो, कांग्रेस को हटाओ, क्योंकि जब तक वो कांग्रेस को नहीं हटाएंगी तब तक वो कभी ये विश्वास नहीं दिला पाएंगी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही सबसे प्रमुख चेहरा है। और 2024 में अगर ये परिस्थिति बनती है, मतलब आप सोच लीजिए ना, उनके लिए ये 46 का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40, 45, 46 सीट के साथ देवेगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ममता बनर्जी को अगर प्रशांत किशोर सपना दिखा रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकती हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उनके पास अगर ये है और बाकी लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं तो ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन ये 46 लाना और बाकियों का सपोर्ट लाना, जिसको आप कहते हैं राजनीति में प्लस, वो प्लस जुटाने के लिए ममता बनर्जी जिस वक्त यहाँ संसद में हंगामा चल रहा है, ममता बनर्जी महाराष्ट्र में हैं और वहाँ चर्चा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको कांग्रेस को हटाना, रिप्लेस करना, और इसीलिए उन्होंने शरद पवार से मिलते ही जब ये कहा कि यूपीए जो है वो अब रहा ही नहीं, खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए, तो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी के तहत था कि अब यूपीए नहीं है, अब हम नया गठबंधन बनाएंगे, नई टीम बनाएंगे, उसमें शरद पवार भी आएंगे और वो उद्धव ठाकरे भी आएंगे जो हिंदुत्व की बात करते हैं। ममता बनर्जी भले बंगाल में हिंदुओं के साथ जो करें या जो हो रहा है उसको देखकर चुप बैठे, लेकिन वो उद्धव ठाकरे जो हैं वो अभी सबको जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो सबके साथ चलेंगी। तो पहला, कांग्रेस को हटाओ। दूसरा, ममता बनर्जी का हिसाब है रीजनल पार्टियां जो हैं, रीजनल पार्टी, उनको जोड़ो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज की तारीख में आप देखेंगे, अगर राष्ट्रीय पार्टियों के लिहाज से देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी है जो कि बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में नजर नहीं आती फिलहाल। तो आप फिर कैसे कुनबा जोड़ेंगे? तो आपको जो रीजनल पार्टीज हैं उनको सपना ये दिखाना होगा कि इसके भरोसे नहीं होगा, इनसे नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे साथ आइए। और हम जैसे अगर बंगाल से सीट लाकर दिखा सकते हैं, अगर बिहार से आरजेडी लाकर दिखा सकती है, यूपी से मान लीजिए सपा को आ जाए, आप वहां शरद पवार को कहेंगे आप महाराष्ट्र से सीट लाकर दीजिए और हम यहां मिलकर कर लेंगे, तो वो रीजनल पार्टीज वही 1996 वाला समीकरण जो है 90 के दशक वाला वो बना सकते हैं और 46 सीट लाकर भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, ये हो सकता है। तीसरा उनका टारगेट ये है कि मोदी के खिलाफ चेहरा वो है, ये साबित कर दो। मोदी के खिलाफ चेहरा खुद को साबित करो, और ये करने के लिए ही वो लगातार, अगर आप देखेंगे तो वो हर जगह जाकर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, दे रहा है, तो वो ममता बनर्जी दे रही हैं। चाहे वो बंगाल में उनको रोकना हो, 3 से 77 सीट हो गई, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बताना कि वो 77 से 200 तो नहीं हुए ना, वो हमने रोक दिया और हमारी वजह से हो पाया, और फिर वहाँ उपचुनाव हुए तो कैसे हमने बीजेपी को हरा दिया, ये वो प्रोजेक्ट कर रही हैं और वो सपना दूसरों को दिखा रही है कि ये मैं कर सकती हूँ, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बस का नहीं है। चौथी चीज़ वो कर रही हैं कि मोदी वर्सेस राहुल मत होने दो। जैसे ही मोदी वर्सेस राहुल नहीं हुआ तो अपने आप एक नया नाम ढूंढा जाएगा। शरद पवार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पीएम बनने की सोचे, वो तो राष्ट्रपति का पद सोच रहे हैं। उद्धव ठाकरे इतनी सीट ला नहीं सकते कि वो ये सोचे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी सीट ला नहीं सकती, 7 लोकसभा सीट है, कितने आप ले आइएगा? अगर आप गोवा में भी कोशिश करेंगे, पंजाब में भी मान लीजिए कुछ सीट आ जाए, फिर भी आम आदमी पार्टी टीएमसी से नीचे रहेगी, ममता बनर्जी से नीचे ही रहेगी लोकसभा के सीटों की बात कीजिएगा। तो वो मोदी वर्सेस राहुल जैसे नहीं बना, वैसे ही मोदी वर्सेस ममता बनाने की स्थिति वो तैयार कर देंगी। और पांचवी चीज है कि विपक्ष में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाओ, विपक्ष में सेटिंग गेटिंग करो, और इसी के लिए
आप देखिए संसद का सत्र चल रहा है, ममता बनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि हमारे 2 पार्टी के सांसद भले निलंबित हो गए हों, लेकिन हम वहां पर कांग्रेस के साथ प्रदर्शन नहीं करेंगे। और वो दूसरी तरफ उन लोगों से मिल रही हैं जिनके साथ मिलकर उनको काम करना है। तो ये उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि इस हिसाब से चलना है और 2024 के हिसाब से ममता बनर्जी को चलना है। लेकिन ये करने के लिए जो वो कर रही हैं, अगर आप उसको देखने बैठिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे इसको आगे बढ़ा रही हैं। जैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में लिख दीजिए तो मिटाना भी आसान नहीं है। तो ममता बनर्जी इसके लिए क्या कर रही है, जैसे ही वो बंगाल जीती वो कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हो गई, कांग्रेस को टारगेट करना उन्होंने शुरू किया। बंगाल जीतते ही जो कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में उपचुनाव में कैंडिडेट तक नहीं उतारी, ये सोचकर कि शायद हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, वो चीज़ हो ही नहीं पाई। ममता बनर्जी उस वक्त प्लान कर चुकी थी कि उनको बंगाल से बाहर निकलना और 2024 टारगेट करना, तो उसने उन्होंने कांग्रेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने चुन चुनकर राज्य में जो कांग्रेस के नेता थे, जो कि उनको लगता था कि भाई साइडलाइन है, चाहे हरियाणा में हो चाहे वो दूसरी जगहों पर, उनको खींचना शुरू किया, जिसको मैं फ्रेंचाइजी सिस्टम कहता हूं कि आप हर जगह अपनी दुकान नहीं खोल सकते, तो आपने फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी कि भाई आपने पार्टी तोड़ दी और उनको बोला कि अब तुम यहां खड़ा कर दो, टीएमसी यहां खड़ा कर दो। तो वो चीज उन्होंने शुरू की। तीसरा उन्होंने किया, जैसे मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तोड़ लिए, पूर्व सीएम को ही तोड़ लिया। तो सबको अपनी तरफ ले आओ और उनको बताओ कि अब यहां पर तुम अपनी तरह से अपने हिसाब से चल सकते हो, तुमको किसी एक परिवार के नीचे बंधे रहने की जरूरत नहीं है। तो ये वो सपना दिखा रही हैं लोगों को। चौथी चीज कि बंगाल से बाहर निकलकर खुद को राष्ट्रीय नेता साबित करने की कोशिश कर रही है। वो जब हरियाणा जाती हैं तो वहां पर जय श्री राम का नारा भी लगा देती है। वो महाराष्ट्र जाती है, आप देखिए बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को जय श्री राम सुनने बोले जाने पर बड़ी तकलीफ होती थी, गाड़ी रोक रोक कर लोगों को डांट देती थी कि भाई तुमने जय श्री राम का नारा कैसे लगाया। लेकिन वो उन्हीं जय श्री राम का नारा लगाने वाले उद्धव ठाकरे से मिलने से आजकल हिचकिचाती नहीं है, उनसे सपोर्ट भी मांगती है, क्योंकि उनको खुद को राष्ट्रीय नेता साबित करना है। तो वो हरियाणा भी जाएंगी, महाराष्ट्र भी जाएंगी, वो उत्तर पूर्व भी जाएंगी। और उत्तर पूर्व इसलिए जाएंगी क्योंकि बीजेपी को अगर आप देखेंगे, बीजेपी जहां नुकसान होता है उसकी भरपाई उत्तर पूर्व से करती है, नॉर्थ ईस्ट के सीटों से करती है। इसलिए वहां अगर उनको डेंट दे पाए तो नरेंद्र मोदी को आप 272 तक पहुंचने से रोकिए। और पहला टारगेट अचीव हो गया कि नरेंद्र मोदी 272 अचीव नहीं कर पाए, उसके बाद सारे दरवाजे और समीकरण खुल सकते हैं कि आप लोगों को कहें कि भाई आइए मिलकर, आपका भी स्टेक रहेगा, आप आइए, जैसे आप कहते हैं ना कि आप हमारी कंपनी में शेयर ले लीजिए, तो उस सरकार में आपका भी शेयर होगा, जैसे 90 के दशक में चला करता था, तो वो हिसाब होगा। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है 272 पहुंचने से नरेंद्र मोदी को रोकना, बीजेपी को रोकना। विपक्ष की राजनीति से सोनिया और राहुल को दूर कर रही हैं। जब वो ये आकर दिल्ली में कहती हैं कि कौन सोनिया गांधी से हर बार मिलना जरूरी नहीं है, कहीं संविधान में नहीं लिखा है, तो वो एक तरीके से क्लियर मैसेज दे रही हैं कि अब सोनिया गांधी के इर्द गिर्द पूरा यूपीए जो है वो घूमेगा, वो नहीं होगा। तो पहले सोनिया गांधी को उन्होंने साइड लगाया क्लियर मैसेज देकर, और अब ये कहकर कि यूपीए कहीं टिकता नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ये क्या स्थिति है, तो वो भी सामने आ गया। त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में जो मैं आपको नॉर्थ ईस्ट का बता रहा हूं, त्रिपुरा में उन्होंने खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी स्थापित करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। अनंत, अगर आप इसको देखेंगे और समझेंगे कि बहुत क्लियर है कि ममता बनर्जी इस वक्त बंगाल के बाहर फोकस कर रही हैं, वो सीधे 2024 फोकस कर रही है। और उनके लिहाज से अगर आप देखिएगा तो उनको ये सूट करता है कि किसान आंदोलन भी खत्म हो जाए। और मैं आपको बताता हूं इसकी बड़ी वजह है, अगर किसान आंदोलन चलता है तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर छोड़ता है, और अगर पंजाब में किसान आंदोलन असर छोड़ता है, कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, तो ममता बनर्जी को नुकसान है। वो स्थापित नहीं कर पाएंगी खुद को कि मैं कांग्रेस की जगह या मेरी पार्टी कांग्रेस की जगह ले सकती है और मैं सोनिया गांधी की जगह ले सकती हूं। अगर हरियाणा में किसान आंदोलन चलता है तो ममता बनर्जी वहां स्थापित नहीं कर पाएंगी कि हरियाणा में मैं विकल्प हो सकती हूं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन प्रभाव छोड़ता है तो ममता बनर्जी वहां पर अगर कांग्रेस को सीटें आ गई तो कभी ये स्थापित नहीं कर पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं ही चेहरा हूं। तो ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखिएगा तो उनको ये सूट करता है कि किसान आंदोलन भी खत्म हो जाए। और इसीलिए अगर आप गौर करेंगे इस पूरे एक साल को, किसान आंदोलन के एक साल को, तो ममता बनर्जी ने कहीं पर भी बड़ी मुखरता के साथ इस किसान आंदोलन में सहयोग नहीं दिया। वो कहती नहीं है किसानों की बात, लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन के एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको स्टैंड लेना चाहिए था,
वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। आज हालांकि राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा है, अनंत अगर आप बताएं उसके बारे में थोड़ा। जी बिल्कुल सुशांत, वो भी बताएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी को चीजें सूट करती हैं और इसलिए शायद वो चाहती हैं कि फिलहाल के दौर में मोदी बनाम राहुल गांधी का जो एक परसेप्शन है लोगों के बीच में वो टूटे, ताकि अब आप फिर उसके बाद आए सामने और तीसरे विकल्प की तलाश हो। जैसा कि सुशांत लगातार कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, ये आपको बता देते हैं। आज ममता बनर्जी ने पहली बार गांधी परिवार पर डायरेक्ट अटैक किया है। उन्हें राहुल गांधी का नाम लिया नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कोई कुछ करेगा, सिर्फ विदेश में रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसी बात आपने सिर्फ बीजेपी के नेताओं से आज तक सुनी होगी। ममता बनर्जी के मुंह से इस तरह की बात सुनना हैरान करता है। ममता ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर यह पर्सनल अटैक किया। ये उनकी 2024 वाली रणनीति का या उस राजनीति का ट्रेलर आप मान के चलिए कि जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, उन पर सीधा अटैक कीजिए। और जो मौजूदा कोशिश ममता बनर्जी की है वो ये कि अभी तक का जो पार्टियों का अलायंस है विपक्ष में, यूपी जिसका नाम है, उसमें कांग्रेस के वर्चस्व के ऊपर हमला किया जाए, कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ा जाए, ताकि अपनी समानांतर छवि, अपना समानांतर कद ममता बनर्जी कायम कर सके। हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए, हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा। पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। I want that federal structure should be strong, and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. और अब आप याद कीजिए कि पिछले सत्र की वो चर्चित तस्वीरें जब ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने उनके घर पर गई, वो तस्वीर आप देखिए। ये वो तस्वीर है, ममता बनर्जी पहुंची थी सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर और राहुल गांधी भी वहीं पर मौजूद थे। तब राहुल और सोनिया उन्हें वापस छोड़ने के लिए दरवाजे पर रुके हुए, देखिए आप देख रहे हैं चीजें। मीटिंग के बाद तीनों नेताओं के हाव भाव पॉजिटिव लग नहीं रहे थे। शायद राहुल और सोनिया गांधी को एहसास था कि ममता बनर्जी उन्हीं की राजनीति खत्म करने की शुरुआत करने वाली। आप तीनों लोगों के हाव भाव पढ़िए। आप एक मेहमान को जब घर आया उसको सी ऑफ करने के लिए आई हैं, मेहमान गर्दन ऊंची उठा करके सीधा चले जा रहा है। दोनों जो होस्ट हैं, जो घर के लोग मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि कहां देखा जाए। ये तस्वीर बता रही है काफी कुछ। सोनिया गांधी राहुल गांधी की ममता से कोई मीटिंग हुई नहीं थी इस दफा, और इसीलिए ममता बनर्जी इस बार जब दिल्ली आई तो उन्होंने कह दिया था कि हर बार सोनिया गांधी से मिलना जरूरी नहीं है, दिल्ली आकर के सोनिया गांधी से मिलना संविधान में नहीं लिखा है। ये तक ममता बनर्जी ने कह दिया था। मैंने तो बोल दिया ना, why you are asking me only one question? कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा, वो लोग। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस का जीना मुश्किल कर दिया है। वो चुन चुनकर कांग्रेस के ऐसे नेताओं को अपनी टीम में लेकर आ रही हैं जो नेता एक वक्त पर बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे कांग्रेस के, जो एक वक्त पर अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस का बड़ा चेहरे होते थे, उनको लेकर के आ रहे हैं। जिन लोगों ने सालों तक, दशकों तक कांग्रेस में काम किया, उनको अपने पाले में लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में अशोक तंवर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको पार्टी में लेकर के आया गया। उत्तर प्रदेश में ललितेश त्रिपाठी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको टीएमसी में शामिल करा लिया गया। गोवा में लुइजिनो फलेरियो जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार में कीर्ति आजाद पूर्व सांसद रह चुके हैं। असम में सष्मिता देव महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और राहुल गांधी की बेहद करीबी टीम का हिस्सा उनको माना जाता था। बंगाल में अभिजीत मुखर्जी पूर्व सांसद अब टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। यानी जितने लोग आप देखिए कि बाकी दल छोड़ करके टीएमसी का दामन थामा, उसमें ज्यादातर लोग एक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस से संबंधित है। और कांग्रेस के तमाम वो लोग हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने इलाके में
कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल टीएमसी की ताकत क्या है, लेकिन उससे पहले एक बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस वक्त जब कांग्रेस और राहुल गांधी के सियासी हित किसान आंदोलन में है, तो ममता बनर्जी किसान आंदोलन पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रही। वो देश भर में कांग्रेस के खिलाफ मिशन मोड में है, क्योंकि ममता बनर्जी के जो सियासी हित है वो किसान आंदोलन में नहीं। किसान आंदोलन अगर नहीं होगा तो शायद सियासी हित बेहतर वो साध पाएंगे, क्योंकि 2024 तक कांग्रेस को रिप्लेस करने के मिशन से पहले ममता बनर्जी के लिए यह जरूरी है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए। इसकी वजह क्या है, यह आप समझिए। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसान आंदोलन चलता रहे, और अगर कांग्रेस की चाहत के मुताबिक ये किसान आंदोलन चलता रहा तो मौजूदा सत्ता के खिलाफ माहौल बनने की संभावना है। और अगर माहौल बनता है तो किस पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन होने की संभावना है? जो पार्टी किसान आंदोलन को लगातार फ्यूल दे रही, जो पार्टी किसान आंदोलन को लगातार सपोर्ट कर रही है, उसमें सबसे मुख्य पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। अगर आंदोलन चलता रहेगा तो हो सकता है कांग्रेस को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ फायदा हो सकता है। अगर ये चलता रहता है तो कांग्रेस को चुनावी फायदा होता है, चुनावी फायदा होगा तो विपक्ष मजबूत होगी। लेकिन विपक्ष में कांग्रेस की मजबूती यानी विपक्ष में ममता बनर्जी का कमजोर होना ममता बनर्जी चाहती नहीं है, और इसलिए ममता बनर्जी ये भी चाहती शायद होंगी कि किसान आंदोलन के खत्म होने से कांग्रेस के लिए सियासी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सप्लाई रुक जाए। और यही वजह है कि ममता बनर्जी पूरी ताकत से कांग्रेस को कमजोर करने में लगी, और इसी के लिए देश भर में घूम रही हैं और उन पार्टियों से मुलाकात कर रही हैं, उन नेताओं से मुलाकात कर रही हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, जिनकी राजनीति ममता बनर्जी की राजनीति से मेल नहीं खाती। और इसका हालिया उदाहरण है महाराष्ट्र का उदाहरण, जहां ममता बनर्जी सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात उन्होंने की। कांग्रेस से लड़ने के लिए ममता बनर्जी को शिवसेना से भी परहेज नहीं है, जबकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कितने हैं, वैचारिक मतभेद कितने हैं, ये आप लोग खूब जानते हैं, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो खुद को सेक्युलर कहती हैं और जय श्री राम के नारे लगाने से चिढ़ती हैं, जबकि शिवसेना खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती आई। वो शरद पवार से मिली, जिन्हें कांग्रेस शिवसेना को साथ ला करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने का चाणक्य कहा जाता है। यानी ऐसे राजनीतिक विरोधाभासों को समझने के बावजूद भी ममता बनर्जी अगर इन दलों से मुलाकात कर रही हैं तो सीधा मतलब यही है कि कांग्रेस को किनारे करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। ये एक आम गणित। पाठशाला में बात करते हैं हेल्थ की क्लास की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से पूरी दुनिया दहशत में। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी कि भारत में अभी ओमाइक्रॉन का केस कोई मिला नहीं। हालांकि एहतियातन भारत ने रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया। 15 दिसंबर से देश में रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन ओमाइक्रॉन के खतरे और डर के बीच कई सवाल भी उठ रहे थे। इसी सवालों के बीच इन रेगुलर फ्लाइट्स को फिलहाल और पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन इसी बीच जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उनमें से बड़ा सवाल ये कि क्या अब वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में कहां बूस्टर डोज लग रही है, और अगर लगाई जा रही है तो भारत का प्लान्स को लेकर के क्या। आज पाठशाला में बूस्टर डोज का चैप्टर खोलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि किन किन देशों में ओमाइक्रॉन की एंट्री से पहले बूस्टर डोज दी जा रही। वो देश आप याद रखिए, अमेरिका एक ऐसा देश जहां पर की बूस्टर डोज दी जा रही है, इजराइल में बूस्टर डोज दी जा रही है, ब्रिटेन में बूस्टर डोज दी जा रही है, चिली, फ्रांस, कनाडा में बूस्टर डोज दी जा रही है। उसके अलावा यूएई, तुर्की, हंगरी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, इटली, फिनलैंड, चिली और उरुग्वे, ये तमाम वो देश जहां पर की ओमाइक्रॉन की एंट्री से पहले लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। ये बात हुई देशों की, और अब बात करते हैं उन देशों के बारे में जो ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज देने की तैयारी में, यानी वहां भी दी नहीं जा रही लेकिन तैयारी जरूर है। उनमें कौन कौन से देश हैं? उनमें पहला नाम ऑस्ट्रेलिया का है जो कि तैयारी में है कि लोगों को बूस्टर डोज दी जाए। उनमें दूसरा नाम बेल्जियम का है जो कि तैयारी में है कि लोगों को बूस्टर डोज दी जाए। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्वीडन, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ये वो 7 देश जो कि बूस्टर डोज देने की तैयारी में है इसी आगामी खतरे को देखते हुए।
लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि वैश्विक पटल पर क्या क्या चल रहा है और क्या क्या कहा जा रहा है। वो एक एक करके आपको बताना हम लोग शुरू करते हैं कि अब आखिरकार क्या क्या चीजें चल रही हैं और क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज के साथ साथ बूस्टर डोज जरूरी है। ज्यादातर अमेरिकी जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उन्हें बूस्टर डोज देने की जरूरत है। अब अमेरिका में जो बूस्टर डोज के जो नियम हैं वो क्या क्या नियम है ये आपको बता देते हैं। आप दो नाम जरा याद रखिए। पहला है फाइजर कंपनी और दूसरा है मॉडर्ना कंपनी। ये दोनों कंपनी वैक्सीन बनाती हैं। दोनों डोज के 6 महीने बाद आपको बूस्टर डोज लेनी होगी। ये देखिए, 6 महीने बाद आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। ये आपको एक एक करके उदाहरण दे रहे हैं। ये कहां हो रहा है ये मैं यहां लिख देता हूं। ये हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका ये कर रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन की अगर आपने वैक्सीन ली है तो जॉनसन जॉनसन के दोनों डोज के कितने महीने बाद आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी? उसके आपको 2 महीने बाद बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बताते हैं कि एक एक करके कि और क्या क्या कहा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं, उसके बाद फिर आपको देंगे इसी बारे में कोई और जानकारी, बताएंगे आपको कि बूस्टर डोज की जरूरत क्या है। I expect this not to be the new normal. I expect the new normal to be everyone ends up getting vaccinated in the booster shot, so we reduce the number of people who aren't protected to such a low degree that we're not seeing the spread of these viruses. Now, we remain to be seen exactly what the elements of this particular strain are, but if they're as I hope, then it's not going to be fundamentally different than in the past. In terms of, what was the second part of the question? Are lockdowns off the table? Yes, for now, yes. Dr. Why is that? Well, because we're able to, if people are vaccinated and wear their mask, there's no need for the lockdown. तो बूस्टर डोज देने की बात तो की जा रही है, लेकिन बूस्टर डोज जरूरी क्यों है आपको यह भी समझना चाहिए। इसके क्या क्या कारण है। इसका देखिए, पहला कारण क्या है कि नए वेरिएंट जो ओमाइक्रॉन है उसका संक्रमण का जो रिस्क है वो बेहद ज्यादा है, उसका हाई रिस्क है। दूसरा कारण है डबल डोज के 6 महीने में एंटीबॉडी लेवल कम हो जाते हैं, तो संक्रमित होने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाती है। तीसरा कारण है कि डबल डोज लेने के बाद भी एंटीबॉडी का कम बनना। चौथा कारण है नए वेरिएंट के संक्रमण के गंभीर मामलों को रोकने में बूस्टर डोज मददगार साबित होती है। इसका पांचवा कारण है कि नए वेरिएंट के हिसाब से वैक्सीन में कुछ बदलाव भी किया जाएगा ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके इस नए वेरिएंट को लेकर के, इस नए वायरस को लेकर के। अब बूस्टर डोज की वजह क्या क्या है ये आपको बता देते हैं कि बूस्टर डोज की वजह है ओमाइक्रॉन का बड़ा खतरा। ओमाइक्रॉन क्यों खतरा बताया जा रहा है, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ओमाइक्रॉन जो है, जो कि नया वेरिएंट है, उसको ज्यादा खतरनाक ओमाइक्रॉन खतरनाक क्यों है, इसके पीछे की वजह आपको जाननी पड़ेगी। पहली बात, जो पहला जो वायरस था आपको याद होगा डेल्टा, उससे 6 गुना तेजी से फैलता है। ये देखिए। इसके अलावा अगली बात क्या है, इसमें म्यूटेशंस कितनी है, आपको म्यूटेशंस भी जानना जरूरी है कि म्यूटेशन कितनी है इसमें है कुल मिलाकर के 53 म्यूटेशन, यानी कि अलग अलग रूप धरता रहता है, तो पहचानना मुश्किल होता है इसी वजह से। उसके अलावा स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट हैं इसके। अब स्पाइक प्रोटीन क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिएगा अभी कि स्पाइक प्रोटीन में 32 वेरिएंट हैं इसके, या आप कह दीजिए कि 32 म्यूटेशन है इसके। अब स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, आपको याद है कि जब कोरोना का आप
फोटो देखते होंगे, स्ट्रक्चर देखते होंगे, तो बीच में जो लाल वाला जो पार्ट होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दक्षिण अफ्रीका में इससे जो केसेस हैं वो बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो है, WHO ने इस ओमाइक्रॉन को लेकर के कहा है कि बहुत रिस्क वाला ये म्यूटेशन है। यही वजह है कि अब लगातार बात हो रही है कि इसके लिए बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। लेकिन ओमाइक्रॉन के जो संक्रमण अगर आपको होता है या किसी और को होता है तो उसके लक्षण क्या क्या है और कैसे पहचाना जाए कि किसी व्यक्ति को ओमाइक्रॉन के द्वारा संक्रमण हुआ है। अगर बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस होती है, ये उसका एक लक्षण है। बहुत ज्यादा बदन दर्द अगर आपको होता है, ये उसका लक्षण है। गले में खराश अगर होती है, सूखी खांसी अगर होती है, बुखार अगर होता है या पसीना ज्यादा अगर आता है, इनमें से अगर अधिकांश लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं तो संभावना बन सकती है कि वो ओमाइक्रॉन से संक्रमित हो चुका है। लेकिन ओमाइक्रॉन के लक्षणों के हिसाब से इसे कई एक्सपर्ट्स ने अभी तक बहुत कम असर वाला बताया है। लेकिन वायरस को हल्के में लेने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्षणों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि म्यूटेशन के बाद वायरस खतरनाक नहीं होगा। इसका आपको उदाहरण देते हैं। अल्फा वेरिएंट के मूल जो वायरस के ही लक्षण थे, लेकिन बहुत ज्यादा संक्रामक ये था। डेल्टा में लगातार खांसी के लक्षण थे, स्मेल टेस्ट जाने के लक्षण थे, लगातार नाक बहने के लक्षण भी थे। बेहद घातक था डेल्टा वेरिएंट। ओमाइक्रॉन में स्मेल टेस्ट नहीं जाता, बहुत थकान होती है, बदन दर्द आता है और पसीना आता है। ये शुरुआती लक्षण है जिसके द्वारा आप प्राथमिक तौर पर पहचान सकते हैं कि कहीं आप ओमाइक्रॉन के शिकार तो नहीं हो गए। अल्फा वेरिएंट के जो स्पाइक प्रोटीन में 7 म्यूटेशन हुए थे, डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 17 म्यूटेशन हुए थे, जबकि ओमाइक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अल्फा वेरिएंट की बात करते हैं तो मूल वायरस से 50% ज्यादा तेज था। डेल्टा वेरिएंट अल्फा से 50% ज्यादा तेज था। यानी आप देखिए, जो मूल वायरस था उसका जब अल्फा वेरिएंट आया तो मूल वायरस से 50% ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तेज था। उसके बाद जब डेल्टा वेरिएंट आया तो वो अल्फा से 50% और तेज था। ओमाइक्रॉन जो है वो डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा तेज है। यानी कि जो असली जो वायरस था, जो मूल वायरस था, उससे कई गुना ज्यादा ओमाइक्रॉन तेज है। अब बूस्टर डोज की बात जब विश्व के अलग अलग हिस्सों में की जा रही है, अलग अलग देशों में की जा रही है, कहीं बूस्टर डोज दी जा रही है तो कहीं तैयारी की जा रही है, तो आपको बताना जरूरी है कि भारत में बूस्टर डोज पर क्या कहा जा रहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार को बूस्टर डोज पर फैसला करना चाहिए। उनका कहना है जिसे दोनों डोज लग गई हों उसे तीसरी बूस्टर डोज भी लगाई जानी चाहिए। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, उनका कहना है कि एक्सपर्ट के मुताबिक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की जरूरत है। केंद्र की मंजूरी के बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं अदार पूनावाला, उनका कहना है कि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की रिसर्च चल रही है। 6 महीने में नई वैक्सीन आ सकती है जो कि बूस्टर डोज की तरह काम कर सकती है। कोविड टास्क फोर्स के जो चेयरमैन है NK अरोड़ा, उनका कहना है कि अगले 2 हफ्ते में बूस्टर डोज पर दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। बूस्टर का मतलब क्या है? उसका मतलब है 94 करोड़ अतिरिक्त डोज, जो रातों रात करना बहुत संभव नहीं। ये आपको बताया। अब बूस्टर डोज अगर लगाई तो जा रही है, लेकिन किस किस को लगाई जाएगी, बूस्टर डोज किसके लिए जरूरी है, यह समझना भी बेहद जरूरी है। बूस्टर डोज का क्राइटेरिया क्या है, दुनिया में किन किन लोगों को यह बूस्टर डोज दी जा रही है या दी जा सकती है, यह समझना भी जरूरी है। बताते हैं आपको। जिन लोगों को दोनों डोज लग चुके हों और दोनों डोज लगे हुए 6 महीने कम से कम हो गए हों, उनको ये बूस्टर डोज दी जा सकती है। जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज्यादा हो, उन लोगों को ये बूस्टर डोज दी जा सकती है। जिन लोगों के दोनों डोज लगने के बावजूद भी एंटीबॉडी कम है, उन लोगों को ये बूस्टर डोज दी जा सकती है। और खासतौर पर जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हाई रिस्क जोन में काम करते हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी बाकी लोगों के मुकाबले कमजोर है और जिन लोगों को पहले से कई बीमारियां हैं, ये तमाम वो क्राइटेरिया है लोगों का जिस क्राइटेरिया के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को बूस्टर डोज दी जानी है या नहीं दी जानी है। पाठशाला के इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि बूस्टर डोज पर ध्यान दिए जाने की या तीसरी डोज की जो बात हो रही है, उससे पहले पूरी दुनिया को डबल डोज पर ध्यान देना होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दुनिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार को मापना पड़ेगा।
वैक्सीनेशन की रफ्तार दुनिया में कैसी है अब आपको ये बताते हैं। हम लोग सिर्फ डबल डोज की फिलहाल बात करेंगे। शुरुआत में यहां देख लीजिए, हम लोग डबल डोज की बात कर रहे हैं, यानी जिन लोगों को दोनों डोज, जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। पहली बात कीजिए, जो कि सर्वसाधारण संपन्न देश, विकसित देश की अगर बात कीजिए तो सबसे पहले इसका नाम आता है अमेरिका की बात आता है। उसमें कितनी % लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं? इसमें 58% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी हैं। दूसरा नंबर देखिए आप, इजराइल का नाम देखिए आप, दूसरे नंबर पर इजराइल आता है। इजराइल को 62% लोग ऐसे हैं इजराइल के अंदर जिनको कि दोनों डोज लग चुकी हैं। अगला नंबर जो आता है वो आता है सिंगापुर का। अब सिंगापुर में कितने % लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं? उसमें है, रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, 92% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी हैं। चौथा नंबर है यूएई का। यूएई में 88% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं और बताते हैं आपको। इसके अलावा बात आप कीजिए स्पेन की। स्पेन में 80% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी हैं। बात कीजिए आप जापान की। जापान में लगभग 77% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी हैं। आप बात कीजिए कनाडा की। कनाडा की बात कीजिए तो कनाडा में 76% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुके हैं। और ये जरूरी आंकड़ा क्यों है आपको ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बस देशों के नाम सुनते जाइए और ये याद करते जाइए कि किस देश में कितने % लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। चीन में 74% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। इसके बाद आप बात कीजिए रूस की। रूस में कितने % लोग हैं? रूस में 39% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी हैं। आप ये याद रखिएगा, मैं इधर वाले हिस्से को फिलहाल के लिए बता देता हूं। रूस की बात हो गई है। अब बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील में कितने % लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है? ब्राजील में 62% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। जर्मनी की बात कीजिए आप। अच्छा, जरूरी यह है कि आपको दोनों डोज लगी हों, ये बातें समझना इसलिए जरूरी क्योंकि वैज्ञानिक बहुत शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द तय समय सीमा के अंदर अंदर दोनों डोज ले लीजिए। जर्मनी में 68% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। बात होनी चाहिए फ्रांस की भी। फ्रांस में कितने % लोगों को दोनों डोज लग चुकी है? फ्रांस में 69% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो रूस को अगर आप छोड़ दें तो बाकी तकरीबन हर बड़ा देश ऐसा है जहां पर कि 50% से ज्यादा की आबादी ऐसी है जिसको कि दोनों डोज लग चुकी है। ये आपको अपने दुनिया का नक्शा बताया, लेकिन अब भारत की स्थिति आपके लिए जाननी जरूरी कि भारत में कुल डोज कितनी लगी हैं। ये देखिए, भारत में वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है ये आपको बताते हैं। जो कुल डोज लगी हैं, जो कुल वैक्सीन लगी हैं भारत में, वो आज के आंकड़े के मुताबिक लगभग 124 करोड़ डोजेस लगा दी गई हैं। उसमें एक डोज वाले कितने लोग हैं जिन्होंने अभी सिर्फ एक डोज ली? अच्छा, जिन लोगों ने एक डोज ली है उसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें कि 69 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी सिर्फ एक डोज ली है। 69 करोड़ यानी कि तकरीबन 57% के आसपास आपकी आबादी ऐसी जिन्होंने सिर्फ एक डोज ली है। दोनों डोज वाले कितने लोग हैं? दोनों डोज लेने वाले हैं लगभग 45 करोड़। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग 32.5% आबादी ऐसी है जिन्होंने कि दोनों डोज ली हैं। अब ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को हमें बेहतर करना है। अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपनों की सुरक्षा चाहते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ाना हमें होगा। क्योंकि अब से पहले जितने देशों की हम लोगों ने बात की, किसी भी देश में इससे कम आंकड़ा, इसके बराबर का आंकड़ा नहीं था। सिर्फ रूस था, वो भी रूस भी आपसे ज्यादा था। तो अब इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना। ये बात साफ है कि कोरोना से बचने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है, और साथ ही साथ जो हम एहतियात बरत सकते हैं वो तमाम चीजें, बूस्टर डोज हो
डबल डोज हो, अहम यह कि आप वैक्सीन पहले लगवाएं, तभी फायदा होगा। वैक्सीनेशन पर आपको राज्यों का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। किसी भी कांग्रेस या उसके सहयोगी राज्य में 90% से ज्यादा आबादी को पहली डोज नहीं दे पाई। 50% से ज्यादा आबादी को दूसरी डोज नहीं मिली है। कम से कम 7 बीजेपी राज्य ऐसे हैं जहां 90% आबादी को पहली डोज मिल चुकी है। बीजेपी शासित 9 राज्यों में 50% आबादी को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। वो कौन कौन से राज्य बता देते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, 100% लोगों को पहली डोज मिल चुकी है और 92% लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। गुजरात में 93.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, 70% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। उत्तराखंड में 93% लोग ऐसे हैं जो कि पहली डोज ले चुके हैं और 61% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 93% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 63% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कर्नाटक में 91% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 59% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लग चुकी है। बात हरियाणा की, जहां पहली डोज लगी है 90% लोगों को, जबकि दोनों डोज लगी हैं 48% लोगों को। असम की बात कीजिए, 79% को पहली डोज लगी है, जबकि 50% को दोनों डोज लग चुकी है। अब बात करते हैं कांग्रेस जो शासित राज्य हैं या कांग्रेस प्लस जो शासित राज्य हैं उनका क्या हाल है। पहली बात झारखंड की, 66% लोगों को महज पहली डोज लगी और महज 30% लोग ऐसे हैं जिनको कि दोनों डोज लगी। पंजाब में 72% लोगों को पहली डोज लगी, जबकि महज 33% लोग ऐसे जो कि दूसरी डोज लगवा चुके हैं। तमिलनाडु में 78% लोग ऐसे जिन्होंने पहली डोज ले ली, लेकिन महज 43% लोग ऐसे जिन्होंने की 2 डोज ली। महाराष्ट्र में पहली डोज लेने वाले महज 80% लोग हैं, जबकि 42% लेने वाले महज 42% लोगों ने दूसरी डोज भी ली है। छत्तीसगढ़ में पहली डोज लेने वाले 83% लोग हैं, जबकि दूसरी डोज लेने वाले महज 47%। राजस्थान में 84% लोगों ने पहली डोज ली है, जबकि महज 47% लोगों ने दूसरी डोज ली। पश्चिम बंगाल में पहली डोज ली 87% ने, जबकि 2 डोज लेने वाले 39%। पश्चिम बंगाल में हालांकि ममता बनर्जी है, कांग्रेस शासित नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो गैर बीजेपी शासित है या जो विपक्ष के लोग जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जो शासित राज्य है वहां की बात आपको हमने बताई है। पाठशाला में एक एक अध्याय की और बात होगी कौन कहां जा रहा है, किसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की और किस पार्टी को ज्वाइन करके क्या अहम समीकरणें बदलेंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं।